डेविल से शादी। आज परिवार के सारे लोग खुश थे क्योंकि आज उनके साथ अंश भी मंदिर आया था। सभी ये बात जानते थे कि अंश सिर्फ निमी के लिए आया था, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि अंश अब घर के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहा था। घर वाले पूजा करके वापस घर आ गए। अंश निमी को रूम में ले जाकर उससे बोला, अब खुश हो, चलो अब दवाई लो। ये बोलकर अंश उसे दवाई खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद निमी बोली, अच्छा मैं माला दी को देखकर आती हूँ, अब तक तो ब्यूटिशियन भी आ गई होगी। ये बोलकर निमी जाने को हुई तो अंश उसे रोकते हुए बोला, उसे रेडी होने दो और तुम भी रेडी हो जाओ, तुम्हें टाइम लगेगा। बोल तो आप ठीक रहे हैं, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ये बोलकर निमी अपनी ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। अंश निमी को देखने लगा। अंश ने थोड़ी देर में मीता को कॉल कर अपने रूम में बुलाकर बोला, तुम भी यहीं पर निमी के साथ रेडी हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये बोलकर अंश रूम से बाहर चला गया। निमी जब चेंज करके बाहर आई तो मीता को देखकर उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ है, ऐसे घूरकर लहंगे को क्यों देख रही हो, कुछ खराबी है क्या? निमी की बात सुनकर मीता बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम सब इसमें घूमते कैसे हो। मीता के इस फालतू सवाल पर निमी उसे मारते हुए बोली, कभी लड़कियों जैसे कपड़े पहनती ना तो पता चल जाता कि कैसे घूमते हैं। निमी ने मीता को देखकर सवाल किया, यह सब छोड़ और ये बता कि अंश कहाँ चले गए, तो यहाँ ऐसे अचानक क्यों आ गई? मीता बोली, मैं अचानक नहीं आई, भाई ने बुलाया है और कहा कि मैं यहीं रेडी हो जाऊँ और तुम्हारी भी हेल्प कर दूँ। निमी बोली, सीरियसली तू मेरी मदद करेगी? अंश ने यह सोचा भी कैसे? मीता बोली, ओह हेलो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज कितने अच्छे से रेडी होती हूँ देख लेना। निमी मीता को छेड़ते हुए बोली, हाँ हाँ, आज तुझे किसी को दिखाना जो है। मीता बोली, यार चुप कर, ज़्यादा मत बोल, वरना तुझे तो पता ही है ना वो सिर पर चढ़ जाएगा। निमी बोली, हाँ यार, बंदर ही तो है वो। मीता झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर बोली, चुप कर, उसे बंदर मत बोल। निमी प्राउड फेस के साथ बोली, अच्छा आज बड़ी साइड ली जा रही है, तुझे तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मेरी वजह से उसने गिव अप नहीं किया। मीता भी उसी टोन में बोली, ऐसे तो तुझे भी मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुझे इस घर में लेकर आई और तुझे भाई मिल गया। निमी इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोली, अब तो दोस्ती में ये बात लेकर आएगी। इस पर मीता बोली, शुरुआत किसने की? इसके बाद निमी कुछ नहीं बोली और दोनों रेडी होने लगे। आज निमी ने पिंक कलर का लहंगा पहना था और हमेशा की तरह अपने बालों को खुले छोड़ दिए थे। माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में बड़े से झुमके, गले में अंश के नाम का मंगलसूत्र और मांग में गहरा लाल रंग का सिंदूर। आज निमी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं मीता ने ब्लू कलर का लहंगा पहना था, बालों में जुड़ा और कानों में बड़े ईयररिंग पहने थे। दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। सभी लोग रेडी हो ही रहे थे कि तभी सभी को बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन मीता निमी से बोली, लगता है बारात आ गई, चल नीचे चलते हैं, मुझे तो गेट भी छेकना है। ये बोलकर मीता निमी को खींचते हुए नीचे ले गई। निमी नीचे चारों तरफ अंश को ढूंढने लगी, लेकिन उसे अंश कहीं भी नहीं दिखा। फिर निमी भी सभी के साथ बारात का स्वागत करने चली गई। जैसे ही निमी बारात की तरफ गई, वैसे ही अंश उसके पास आया और उसे उस तरफ जाने से रोक दिया। ये देखकर निमी बोली, क्या हुआ है अंश, मुझे उधर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अंश एक लाइन में अपनी बात बोला, उधर बहुत लोग हैं, तुम यहीं रहो। अंश की बात सुनकर निमी ने मुंह बना लिया। अंश बस एकटक अयान को देखे जा रहा था। अयान के चेहरे पर
एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी जो अंश से छुपी नहीं। अंश निमि को पूरे समय अपने साथ ही रख रहा था जब तक बारात अंदर नहीं आई। अंश अभी भी निमि को लेकर डरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि किसी की भी वजह से उससे चूक हो। वो पूरे समय निमि को अपनी आंखों के सामने रखेगा, ये अंश ने सोच लिया था। निमि अंश को देखकर बोली, आज आपको क्या हो गया है? पूरे समय मुझे अपने साथ लिए घूम रहे हैं। अंश ने निमि को देखकर पूछा, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? निमि थोड़ा फ्लर्ट करने के अंदाज में बोली, अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बस ऐसे ही मुझे हमेशा अपने साथ रखिए। थोड़ी देर के बाद सभी रस्में शुरू हो गई और पंडित ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा तो मीता माला को लेने चली गई। निमि का भी बहुत मन हो रहा था कि वो मीता के साथ जाए, लेकिन अंश उसे कहीं नहीं जाने दे रहा था। थोड़ी देर में मीता माला को लेकर आई। आज माला बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लाल रंग के लहंगे और सुंदर गहने में वो सजी धजी नीचे आ रही थी। इस वक्त सभी मेहमानों की नज़र उस पर टिकी हुई थी। निमि ने अंश से पूछा, दी कितनी सुंदर लग रही है ना? अंश ने बस में जवाब दिया और माला को देखने लगा। आज अंश अपनी छोटी बहन को शादी के जोड़े में देख रहा था, जिस जोड़े में कोई भी लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। ये हर लड़की की ज़िंदगी का सबसे सुंदर पल होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर शादी के नाम पर छलावा हो रहा था। माला ने एक नज़र अंश को देखा, वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई। वो हमेशा से भाई का प्यार चाहती थी, लेकिन अंश ने अपनी नाराज़गी में कभी अपनी बहन पर ध्यान ही नहीं दिया था। भाई शब्द जितना छोटा था, इस शब्द में उतनी ही गहराई थी, और अंश को जब ये समझ आया तब तक बहुत देर हो गई थी। वो अपनी एक बहन को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन आज वो माला को इससे ज़रूर बचा लेगा। अंश के मन में अभी क्या था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं क्यों माला बार बार अंश की तरफ देख रही थी। ये देखकर अंश ने अपनी पलकें झपका दी, मानो कह रहा हो, सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी काव्या ने आगे आकर माला का घूंघट नीचे कर दिया। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो गई। पंडित मंत्र बोलना शुरू करते कि तभी अचानक से लाइट चली गई। सभी लोगों में हलचल शुरू हो गई। तभी आदि बोला, अरे घबराइए नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ कि क्या हुआ है। सभी लोगों में बातें हो ही रही थी कि लाइट आ गई और आदि आकर बोला, अब सब ठीक है। वो लगता है किसी ने गलती से मेन स्विच बंद कर दिया था। दादी बोली, पंडित जी अब रस्में शुरू कीजिए। उसके बाद पंडित ने फिर से मंत्र बोलना शुरू किया और जल्दी भी फेरे भी हो गए। जल्दी अयान ने सिंदूर और मंगलसूत्र भी पहना दिया। ये सब देखकर निमि अंश को धीरे से बोली, देखा आपने, नॉर्मल शादी कितनी अच्छे से होती है। ये सुनकर अंश अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, मतलब हमारी शादी नॉर्मल नहीं थी? निमि अंश को घूरकर देखते हुए बोली, उसी शादी को कोई नॉर्मल कह सकता है भला? अंश बोला, कोई बात नहीं, इस शादी को भी कोई नॉर्मल नहीं कहेगा। शादी पूरी होने के बाद अयान अंश के पास आया और एक जंग जीतने वाली स्माइल दी। ये देखकर अंश बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर वेडिंग। लेकिन खुशी मनाने से पहले एक बार अपनी वाइफ का चेहरा नहीं देखना चाहोगे? अंश की बात पर अयान एक नज़र माला की तरफ देखने लगा। उसने जैसे ही अपना घूंघट ऊपर किया, सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो गए। निमि भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और अंश से बोली, ये तो मेघा है अंश। अयान उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसके पास जाकर बोला, तुम जिंदा हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ था? तुम जिंदा हो? इस पर मेघा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राघव जी अंश से पूछे, ये सब क्या हो रहा है?
माला कहाँ है अंश? वो ठीक है डैड, और अपने रूम में है। ये बोलकर अंश ने ऊपर की तरफ देखा जहाँ से माला पंकज के साथ आ रही थी। माला पास आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं कभी आयान से शादी नहीं करने वाली थी। आयान उर्फ अमित, ये तो सिर्फ भाई से बदला लेना चाहता था। पहले भाई से बिजनेस के लिए, बदला लेने के लिए उसने मेघा का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब ये और उसके डैड एक्सपोज हो गए तो इसे लगा कि मेघा मर गई, और इस बात का बदला लेने के लिए इसने निमी को टारगेट किया। सभी घर वालों को एक और शौक लगा ये सब सुनकर। अंश अमित के पास जाकर बोला, तुम्हें क्या लगा था तुमने अंश को हरा दिया? तुम ना तब हरा सके थे और ना अब। फिर अंश सभी घर वालों को देखकर बोला, और रही बात माला की शादी की, तो उसकी शादी कल ही हो गई थी पंकज के साथ। दादी शॉक्ड होकर बोली, क्या? अंश बोला, हाँ दादी, मैं माला के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब ये लाइट गई तभी पंकज ने माला की जगह मेघा को बिठा दिया था। ये सुनकर अमित मेघा के पास गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि ये तुम हो? और अगर तुम जिंदा थी तो तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अंश बोला, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। इसने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरे कैद में थी। वहाँ से आज़ाद होने की यही शर्त थी कि उसे चुपचाप मंडप में बैठना होगा। ये सुनकर अमित तो जैसे बौखला सा गया कि तभी उसकी नज़र पंकज के कमर में लगे गन पर गई। उसने देखा कि सभी लोग इस वक्त माला को देख रहे थे, तो अमित ने जल्दी से गन निकालकर निमी की तरफ पॉइंट कर फायर कर दिया। अंश ने अमित को गन लेते देख लिया था और उसे कहीं ना कहीं समझ भी आ गया था कि उसका निशाना कहाँ होने वाला था। ये सोचते ही अंश बहुत ज़्यादा डर गया और भागकर निमी के पास गया और उसे अपने सीने में छुपा लिया कि तभी किसी को गोली लगने की आवाज़ आई। अंश जब पलटकर देखा तो वो हैरान हो गया। इस अचानक हुए हमले की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अंश ने देखा कि उसके सामने राघव जी थे, जिन्होंने वो गोली अपने ऊपर ले ली थी, जिसे देख सभी लोग राघव का नाम चिल्लाते हुए आगे आए। राघव जी जमीन पर गिरते इससे पहले ही अंश ने उन्हें पकड़ लिया। अमित को अंश के गार्ड ने पकड़ लिया था। आदि अंश के पास आकर बोला, भाई हमें जल्दी डैड को हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। अंश और आदि राघव जी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उनके पीछे घर के बाकी लोग भी निकल गए। निमी तो अभी भी इन सब से डरी हुई थी। मीता बोली, तू क्यों डर रही है? डैड को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये सुनकर निमी जल्दी से मीता के गले लग गई। अंश स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था और पीछे आदि राघव को लेकर बैठा हुआ था और बार बार उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अंश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया और तुरंत ही राघव जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अंश और आदि बाहर ही खड़े थे। अंश का स्काई ब्लू कलर का कुर्ता खून से रंग चुका था, पर उसे इस बात का भी होश नहीं था। सभी घर वाले जल्दी ही वहां आ गए। काव्या ऑपरेशन थिएटर के गेट को देखने लगी। दादी की आंखों में भी आंसू थे। वो रोते हुए बोली, पता नहीं किसकी नज़र लगी है हमारे परिवार को। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। कभी खुशी के 2 पल नहीं मिल पाए। जब भी लगा अब सब ठीक है, तब कुछ ना कुछ हो गया। मीता दादी को चुप कराते हुए बोली, शांत हो जाइए दादी, कुछ नहीं होगा डैड को, आप देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सभी लोग बस ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखे जा रहे थे। तभी अंश की नज़र निमी पर गई, जो सबसे पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अंश निमी के पास गया और उसने निमी को गले से लगा लिया। तभी उसे फील हुआ कि निमी की बॉडी फिर से गर्म हो रही है।
अंश निमी से बोला। निमी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। देखो तुम्हारी बॉडी गर्म हो रही है बच्चा, तुम रो मत अब और स्ट्रेस मत लो। मिस्टर मित्तल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर बाहर आके कहेंगे कि वो अब ठीक हैं। निमी रोते हुए बोली, सब मेरी वजह से ही होता है। वो गोली मेरे लिए चला था, मुझे ही लग जाती, और अगर अंकल बीच में नहीं आते तो आपको। चुप हो जाओ, और अगर फिर से तुमने ये सब कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंश ये सब बोल ही रहा था कि तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले, उनका ब्लड लॉस हुआ है, उन्हें ब्लड की ज़रूरत है और इस वक्त ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं है। तभी अंश बोला, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। उसके बाद अंश ब्लड देने चला गया। मीता निमी के पास आकर बोली, निमी बैठ जा, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। ऑपरेशन कुछ घंटों तक चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, अब राघव खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। अंश दादी के पास जाकर बोला, दादी अब आपको घर चले जाना चाहिए, आप थक गई होंगी। दादी बोली, नहीं अंश, मुझे यहीं रहने दो। अंश बोला, बात समझिए दादी, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई और फिर मिस्टर मित्तल ने आपको ऐसे देखा तो वो भी दुखी हो जाएंगे, फिर रिकवर कैसे करेंगे। दादी अंश के गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटा आज तो उसे पापा बोल दे। फिर वो आगे बोली, आज तो उसने बाप होने का फर्ज भी निभा दिया, अपने बेटे पर चलने वाली गोली खुद पर ले ली। अंश दादी की बात को नज़रअंदाज कर बोला, दादी अब घर जाइए। अंश मीता की तरफ देखकर बोला, तुम भी जाओ और निमी को भी अपने साथ लेकर जाओ, इसे दवाई खिला देना, इसे फीवर हो गया है। और ध्यान रहे इसके साथ ही रहना। अंश ने पंकज को उन सभी को घर छोड़ने के लिए बोला। पंकज तीनों को लेकर निकल गया। निमी का बिल्कुल मन नहीं था अंश को छोड़कर जाने का, लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ अंश के ऊपर एक बर्डन बनती और पूरे टाइम अंश को सिर्फ उसकी ही चिंता रहती। इन बातों को समझते हुए निमी मीता के साथ घर के लिए निकल गई। उसे फीवर भी हो गया था। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि उस जहर का असर कुछ दिन रहेगा और बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन शादी की वजह से निमी ने रेस्ट किया ही नहीं था। फिर जो कुछ भी हुआ उस वजह से बॉडी के साथ साथ उसके ब्रेन पर भी असर हुआ। सभी लोग घर पहुंच गए। मीता सबसे पहले निमी को रूम में लेकर गई और उसे बेड पर लिटा दिया। फिर जल्दी से दवाई लाकर देते हुए बोली, तू भी ना निमी, फालतू में इतना स्ट्रेस लेकर अपनी तबीयत खराब कर ली। मैंने तो पहले ही कहा था कि डैड को कुछ नहीं होने वाला। अरे ये छोटी मोटी चोट मेरे डैड का कुछ नहीं उखाड़ सकती है, वो एक सुपर हीरो हैं। निमी शांत होकर बोली, मीता बस कर, मुझे पता है कि ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए बोल रही है। तू खुद को तसल्ली दे रही है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। उसकी बात पर मीता चुप हो गई और फिर निमी के गले लग गई तो उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। हॉस्पिटल में राघव जी को थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। अभी जस्ट उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए डॉक्टर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे थे, जिससे अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट दी जा सके। आईसीयू में सिर्फ कोई एक मेंबर ही रुक सकता था, लेकिन अंश की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अंश शादी की तरफ देखकर बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अगर कुछ भी इमरजेंसी हुई तो मुझे कॉल करना। अंश की बात सुनकर आदि ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अंश माला की तरफ देखकर बोले, मिसेस मित्तल का ध्यान रखना, उसे टाइम से खाना खिला देना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ये बोलकर अंश पंकज के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। कार में बैठकर अंश ने पंकज से पूछा, अभी वो कहाँ पर है। अंश की बात सुनकर पंकज बोला, सर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है और उसने जितने भी इलीगल वर्क किए थे
उसके सबूत भी पुलिस को दे दिया। ये सुनकर अंश बोला, कार पुलिस स्टेशन की तरफ ले लो। उनके ऑर्डर के बाद पंकज ने कार को पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही अंश की कार पुलिस स्टेशन पहुंची, वैसे सीनियर ऑफिसर बाहर आकर अंश का वेलकम करने लगे। अंश उन्हें देखकर बोला, अमित कहाँ है? उनकी बात सुनकर वो ऑफिसर अंश को अमित के सेल के पास लेकर गया। अंश उसे देखकर गेट खोलकर अंदर चला गया। अमित अंश और पंकज को देखकर डर गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंश उसे टॉर्चर न करने लगे। वैसे भी अंश अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से पुलिस के हवाले कर नहीं छोड़ता है। और अमित ने तो उसके फैमिली पर अटैक के साथ ही साथ निमी को 2 बार मारने की कोशिश भी की थी। इन सब के बाद अंश उसे कैसे छोड़ सकता था? अमित को डरा हुआ देखकर अंश उससे बोला, क्या हुआ? अब डर लग रहा है? ये सब करने से पहले नहीं सोचा था कि मेरी पकड़ में आ गए तो क्या होगा? खैर, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अभी तुम पर तरस आ रहा है। क्या नहीं था तुम्हारे पास जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है? घर परिवार, पैसा, पावर और प्यार। लेकिन तुमने खुद अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया, वो भी मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन किस चीज़ का बदला? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं था। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बदला लेना चाहते थे क्योंकि मैं तुम्हारा कंपटीटर था। इसलिए पहले तुमने खुद अपने प्यार को अलग करके उसे मेरे पास भेजकर मुझे फंसाने की कोशिश की। अंजाम क्या हुआ? वो अपने साथ बाप को भी ले डूबी और खुद मरते मरते बची। फिर इन सब को तुमने अपनी दुश्मनी मान ली और मुझसे मेरा प्यार छीनने चले थे। इसका अंजाम क्या हुआ? आज तुम इस सलाखों के पीछे खड़े हो और अब तुम जिंदगी भर यहीं रहो। एक कहावत है, अगर तुम किसी की बर्बादी में खुद की जीत देखते हो तो तुमसे बड़ा बर्बाद इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये बात अभी तुम पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। देखो खुद को, क्या बचा है तुम्हारे पास? अपना नाम खो दिया, अपने पैसे खो दिए, अपना प्यार खोया और अब अपने परिवार को भी खो दिया। और यहाँ मेरे सामने आंखों में डर लिए खड़े हो कि पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कब क्या कर दूँ। चाहता तो तुम्हें एक पल में मौत के घाट उतार देता, लेकिन नहीं। मैं तुम्हें इन सलाखों के पीछे रोज मरता हुआ देखना चाहता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि एक हारा हुआ इंसान कब तक सह सकता है। हर दिन तुम यहाँ नई मौत मरोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। अमित से यह सब बोलकर वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो अमित पीछे से बोला, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे? अमित की बात सुनकर अंश उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं जाने देता। अगर ये सब तुमने मेरे साथ कुछ महीने पहले किया होता तब तुम उस अंश से मिलते जिसके बारे में सबसे सुना था। लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये तुम्हें जाने दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उस आग में तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जिससे आज तक कोई नहीं बचा। मैं तुम्हें पछतावे की आग में जलता हुआ देखना चाहता हूँ। तुमने ये सब जलन, गुस्सा और लालच में आकर किया था ना। इन सलाखों के पीछे जब ये सब चूर चूर होगा तब तुम्हें इस आग के जलन का एहसास होगा। ये बोलकर अंश बाहर चला गया और अमित सिर्फ अंश को देखता रहा। आज एक ही दिन में उसके साथ क्या क्या हुआ था और अंश ने उसे जो जो कहा उसके बारे में सोचने लगा। जब वो कॉलेज में था तब बहुत खुश रहता था, अपने घर वालों और मेघा के साथ हंसते हुए रहता था। लेकिन इस लालच ने आज उससे सब कुछ छीन लिया और आज वो बंद कमरे में पड़ा हुआ है। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत था। उससे अच्छा तो वो लोग हैं जो सिर्फ 2 वक्त खाना खाकर भी अपनों के साथ खुश रहते हैं। इधर अंश बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया और पंकज से हॉस्पिटल चलने को कहा। फिर अंश ने मीता को कॉल करके
निमी की तबीयत के बारे में पूछा। उसके बाद अंश अपनी आंख बंद करके बैठ गया। तभी पंकज बोला, सर एक बात पूछूं आपसे? अंश ने जवाब दिया, ये सुनकर पंकज बोला, सर आपने आज तक कभी किसी को नहीं छोड़ा, तो फिर आज आपने अमित को कैसे छोड़ दिया, जबकि उसकी वजह से सर आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और फिर भी आपने आज उसे छोड़ दिया? पंकज का सवाल सुनकर अंश ने अपनी आंखें खोली और बोला, क्योंकि उसमें मुझे कहीं ना कहीं खुद की छवि दिख रही थी। मैं भी पहले सिर्फ पैसे और पावर के पीछे ही भागता था। मेरे रास्ते में जो भी आता था उसे बर्बाद कर देता था, लेकिन इन सब में मैं सबसे दूर होता गया और मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी की सारी जंग जीत रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि साथ में मैं ज़िंदगी के सारे रिश्ते हारते जा रहा हूँ, और इस जीत की भूख में मैंने ना जाने कितने परिवार को बर्बाद किया, और मेरी वजह से ना जाने कितनों की आंखें नम हुई होगी। पर सच बोले तो जब बात खुद पर आती है तभी पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। अंश बोला, सर मैं आपके साथ हमेशा से रहा हूँ, और मुझे पता है कि आप कभी भी अमित जैसा नहीं हो सकते। आप एक बहुत ही पवित्र आत्मा हैं सर। पंकज की बातें सुनकर अंश बोला, इस माया जाल में कब कौन सी आत्मा गलत राह पर चल दे ये कहना जरा मुश्किल है। खैर छोड़ो, अमित पर नज़र रखना, क्योंकि सांप के दांत भले ही नहीं रहे, लेकिन वो कभी भी फन उठाने की कोशिश कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर अंश आईसीयू की तरफ गया तो देखा कि काव्या जी राघव जी के पास बैठी बैठी सो गई थी, और माला और आदि सोफे पर बैठे हुए थे। ये देखकर अंश अंदर गया और आदि से बोला, तुम मिसेस मित्तल को घर लेकर चले जाओ, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। आदि बोला, हमने कहा था भाई, लेकिन वो नहीं माने। अंश आदि और माला की तरफ देखकर बोला, ठीक है तो उन्हें सोफे पर सुला दो और तुम दोनों घर चले जाओ। माला बोली, लेकिन भाई आप? अंश बोला, मैं यहीं रुकूंगा, तुम जाओ। ये सुनकर आदि और माला वहाँ से चले गए। फिर अंश एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो निमी कॉल कर रही थी। ये देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आगे की कहानी जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।